ब्रेन की फंक्शनिंग में ऐसे क्या गड़बड़ी हो जाती है कि वो ब्रेन स्ट्रोक तक पहुंच जाती है? ब्रेन स्ट्रोक बेसिकली होता है जब हमारी जो ब्रेन के अंदर जो वेसल्स होते हैं, खून की नलियां होती हैं, जब वहाँ पे फ्लो में गड़बड़ी हो जाए तो ब्रेन स्ट्रोक के सिम्टम्स पैदा होते हैं। तो अगर हमें अपनी बॉडी में देखने हो कि कहीं ब्रेन स्ट्रोक के कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, कोई अर्ली वार्निंग साइंस? जो सबसे कॉमन सिम्टम्स है स्ट्रोक के, उसका एक निमोनिक है जानने का, जिसको हम बी फास्ट कहते हैं। BEFAST, बी फास्ट। बी का मतलब बैलेंस। अचानक से हम चल रहे हैं, अचानक से हमारी चाल लड़खड़ाहट हो जाए, इम्बैलेंस होने लगे तो स्ट्रोक के सिम्टम हो सकते हैं। ई का मतलब आई, अचानक से दिखने में कमी आने लगे, डबल दिखाई नहीं लगे, धुंधला दिखाई नहीं देने लगे, तो का मतलब ये स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। एफ का मतलब फेस, अचानक से चेहरे में टेढ़ापन आ जाए, चेहरे में सुनपन हो जाए, लगने लगे कि आप बोल रहे हो तो आपका चेहरा टेढ़ा हो रहा है, तो मतलब ये स्ट्रोक के सिम्टम हो सकते हैं। ए का मतलब आर्म, अचानक से आप हाथ उठा नहीं पा रहे हो, हाथ में कमजोरी आ गई, हाथ सुन हो गया, ये भी स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। एस का मतलब स्पीच, अचानक से हमारी बोली लड़खड़ाहट होने लगी, हम जो बोल रहे हैं सामने वालों को समझ में नहीं आ रही है, हम बोल नहीं पा रहे हैं, तो का मतलब वो स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। और टी स्टैंड्स फॉर टाइम। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं इतने ज़्यादा, हर वक्त परेशान, इरिटेशन, गुस्सा, इन सब के कारण भी ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। अब इनसे क्या दिक्कत होती है? जो हमारी ब्रेन की वेसल्स होती हैं, वहाँ पे फ्लो में गड़बड़ी आने लगती है। जो हमारे ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं, इन्फ्लेमेशन होते हैं, वो बढ़ जाता है। जो हमारी अपनी क्लॉटिंग की पावर होती है, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा खून गाढ़ा हो गया, ये क्लॉटिंग पावर बढ़ जाती है, मतलब खून गाढ़ा होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो ये कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो बढ़ने की वजह से स्ट्रोक के रिस्क हमेशा बढ़ जाते हैं। सारे लोग कहते हैं कि अरे यार मुझे बहुत भूलने की बीमारी हो गई है, मैं पेन रख के भूल जाता हूँ, लैपटॉप छोड़ देता हूँ, इधर अपने चश्मा भूल जाता हूँ, ये सब भी सिम्टम्स? सो ये ऐसे सिम्टम्स होते हैं कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रेस को बताते हैं कि हम अगर अपनी स्ट्रेस लाइफ की अगर हम बात करें, जैसे मैंने बताया शुरू में कि हमारी स्लीप ठीक नहीं है, स्लीप हाइजीन ठीक नहीं है, स्लीप क्वालिटी ठीक नहीं है, हम लेट से सो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जब चलती रहती हैं तो ये सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। तो ये जो ब्रेन स्ट्रोक के टाइम पर गोल्डन आवर कितना इंपॉर्टेंट होता है? देखिए, गोल्डन आवर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम जो एक दवाई देते हैं जिसको हम क्लॉट बस्टिंग ड्रग कहते हैं, जो मैं आपसे बात कर रहा था, ये ऐसी दवाई होती है हम उन्हीं में दे सकते हैं जब हमारे पास पेशेंट टाइम से पहुंचे। और वो टाइम ड्यूरेशन है 4.5 घंटे। मिनी स्ट्रोक फिर कितने फ्रीक्वेंसी में आए तो समझ जाना चाहिए कि अब दिक्कत है? देखिए, वैसे तो एक बार ही अगर किसी को सिम्टम्स आते हैं तो तुरंत पहुंचना चाहिए, लेकिन ज्यादा फ्रीक्वेंसी में अगर बार बार ये प्रॉब्लम आ रही है तब तो आप मान के चलो कि ये प्रॉब्लम बड़ी है। और उससे क्या डेथ भी हो सकती है? देखिए, स्ट्रोक्स डेफिनेटली, जैसे मैंने बताया, कुछ ऐसे स्ट्रोक्स होते हैं, बड़े स्ट्रोक्स होते हैं जहाँ बड़ी ब्लीडिंग हो जाती है, बड़ी आर्टरी में क्लॉटिंग हो जाती है, वहाँ पे सीधे पेशेंट को डेथ भी हो सकती है। तो अगर किसी के सामने ब्रेन स्ट्रोक आ गया दूसरे पेशेंट को, उस टाइम पर उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उस टाइम पे कारण क्या होता है कि ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है किसी की भी बॉडी में? ब्लड प्रेशर, शुगर, स्मोकिंग, अल्कोहल, कोलेस्ट्रॉल मतलब लिपिड, स्लीप, फिजिकल एक्टिविटीज, आपकी रूटीन, जो आपकी खाने पीने की जो आपकी रूटीन हाइजीन है। तो डॉक्टर, फिर चांसेस कितने ज़्यादा हैं आज के टाइम पर इंडिया में कि अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है तो वो इंसान तुरंत बच सकता है या उसकी जान जा सकती है? देखिए, आज की डेट में अगर बात करूँ, बहुत ब्रेन स्ट्रोक डिटेक्ट करने के लिए कोई टेस्ट है? इस टेस्ट से पता लगाया जा सकता है कि आगे चलकर इस पेशेंट को ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस है? एआई से हम लोग एक स्ट्रोक मॉडल प्रेडिक्शन बना पाए कि आज आपने स्कैन कराया, मान लो आज आपकी एज 30 है, आज आपने स्कैन कराया सिर दर्द को, आपके आगे चल के स्ट्रोक होने की टेंडेंसी या चांसेस कितने ज्यादा है किसी भी एज ग्रुप में, तो वो डिटेक्ट हो सकता है। लेकिन आपको पता है इंडिया में हर साल 18 लाख से ज्यादा लोगों को ब्रेन स्ट्रोक होता है। इसका मतलब हर 30 से 40 सेकंड में एक ब्रेन स्ट्रोक का केस। और ये नंबर्स आज के टाइम पर काफी ज्यादा बढ़ते भी जा रहे हैं। और शॉकिंग चीज ये है कि ये 30s-40s के एज ग्रुप में भी हो रहा है। इसका मतलब कि हमारी लाइफस्टाइल में ही कुछ ऐसी गड़बड़ है जिसकी वजह से बात जो है वो ब्रेन स्ट्रोक तक पहुंच जा रही है। तो आखिर ये ब्रेन स्ट्रोक है क्या? ब्रेन में ऐसी क्या गड़बड़ी हो जाती है जिसकी वजह से स्ट्रोक हो जाता है? इसके सिम्टम्स क्या है, कारण क्या है और इसे कैसे हम समय रहते पहचान कर ठीक कर सकते हैं? इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़े हैं डॉक्टर कुणाल बेहलानी, जो कि क्लिनिकल डायरेक्टर HOD है न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट पे मेरेंगो एशिया हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सेशन में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। डॉक्टर, सेशन के जरिए हम लोग ब्रेन स्ट्रोक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आजकल यंग एज में इसके केसेस इतने ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं, क्या इसके कॉजेज सिम्टम्स हो सकते हैं और ब्रेन में ऐसी क्या चीजें हो जाती हैं जो सीधे ब्रेन स्ट्रोक तक चली जाती हैं। तो हम लोग इंटरव्यू से पहले भी बात कर रहे थे कि यंग एज में बहुत ज्यादा केस बढ़ रहे हैं। आपने कहा कि आपने चाइल्डहुड के केसेस हैंडल किए हैं, 30s-40s में बहुत ज्यादा हो गए। तो ऐसे क्या रीजंस है कि यंग एज के लोगों में ब्रेन स्ट्रोक बहुत ज्यादा बढ़ गया आज के टाइम पर?
देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है जानने वाली बात ये कि ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है, बिकॉज बहुत कॉमनली हम देखते हैं अपने पेशेंट्स के साथ जब हम बात करते हैं, कम्युनिटी में बात करते हैं, तो लोगों को आज के डेट में ये अवेयरनेस नहीं कि ब्रेन स्ट्रोक कहाँ होता है। कई बात करें, लोगों को ये लगता है कि ब्रेन स्ट्रोक हार्ट की बीमारी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये जानना जरूरी है कि ब्रेन स्ट्रोक ब्रेन से रिलेटेड होता है, दिमाग की बीमारी। जैसे हम हार्ट अटैक कहते हैं, जैसे ही ब्रेन स्ट्रोक ब्रेन का अटैक होता है। अब ये ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है? ब्रेन स्ट्रोक बेसिकली होता है जब हमारी जो ब्रेन के अंदर जो वेसल्स होते हैं, खून की नलियां होती हैं, जब वहां पे फ्लो में गड़बड़ी हो जाए तो ब्रेन स्ट्रोक के सिम्टम्स पैदा होते हैं। अब यूजुअली अगर हम ब्रेन स्ट्रोक की बात करें, दो तरह का स्ट्रोक्स होते हैं। ये कॉमनली जो हमारे कंट्री में वर्ल्ड वाइड सबसे कॉमन होता है, इसको हम इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं। ये ऐसा स्ट्रोक्स होते हैं जिसमें जो खून की नलियां होती हैं, उसमें जो ब्लड फ्लो होते हैं, उसमें ब्लॉकेज हो जाती है, जिसकी वजह से स्ट्रोक्स होते हैं। ये ज़्यादा कॉमन होते हैं। दूसरे टाइप्स के स्ट्रोक्स जहाँ पे भी ब्लड में गड़बड़ी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसमें ब्लीडिंग हो जाती है, मतलब जो हमारी ब्लड की वेसल्स है वो लीक हो जाती है, ब्लड फट जाता है वहाँ पे, वो स्ट्रोक्स होते हैं लगभग 10 से 15% में। अच्छा। और एक और तीसरा स्ट्रोक्स होता है जिसको हम TIA कहते हैं। TIA का मतलब जिसको मिनी स्ट्रोक या वार्निंग स्ट्रोक कहते हैं। मतलब ये ऐसा स्ट्रोक होता है जिसमें स्ट्रोक के सिम्टम्स आते हैं, कुछ देर रहते हैं और अपने आप ये ठीक भी हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जानना, ज्यादातर इस्केमिक स्ट्रोक, हेमरेजिक स्ट्रोक और ये मिनी स्ट्रोक या TIA। ओके, तो आखिर यंग एज में फिर केसेस बढ़ने के क्या रीजन है? अब देखिए, यंग एज की अगर मैं बात करूं, जैसा स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया कि यंग एज कॉमनली हम लोग डिफाइन करते हैं लेस देन 45 ईयर्स। जो अगर हम नॉर्मली एज की बात करें स्ट्रोक्स होने की, तो यूजुअली जो स्ट्रोक्स की जो एज होती है वो होती है आफ्टर 50s। जो ट्रेडिशनल से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि भाई एल्डरलीज में, बूढ़ों में ये ज्यादा कॉमन होते हैं स्ट्रोक्स। आज की डेट में यंग स्ट्रोक्स की बात करते हैं जो कॉमन होते हैं लेस देन 45 ईयर्स। लेस देन 45 में भी ज्यादा कॉमन होते हैं बिटवीन 30 to 40 ईयर्स, जो हमारे स्पेसिफिक हमारे कंट्री में ज्यादा कॉमन आजकल दिख रहे हैं एशियन कंट्रीज में। और अगर हम नंबर्स की बात करें तो बड़ी हैरानी वाले फिगर्स होंगे कि एवरी 4th पर्सन, हर चौथा मतलब किसी भी 4 लोगों को जो स्ट्रोक हो रहे हैं, चौथे मरीज एक यंग स्ट्रोक का पेशेंट होता है। लगभग आंकड़े कहते हैं 25 से 30% हमारे पास जो स्ट्रोक्स हो रहे हैं यंग स्ट्रोक्स हो रहे हैं। ओके, तो डॉक्टर फिर ब्रेन की फंक्शनिंग में ऐसे क्या गड़बड़ी हो जाती है कि वो ब्रेन स्ट्रोक तक पहुंच जाती है? देखिए, ब्रेन एक बहुत ही हमारा विचित्र ऑर्गन है। एक हमारा ऐसा ऑर्गन है, वो बहुत हमेशा एक्टिव प्रोसेस में रहता है। चाहे वो हम जगे हुए हों, चाहे वो हम स्लीप में हों, हमेशा एक्टिव प्रोसेस में रहता है। अब ब्रेन स्ट्रोक्स की हम बात करें तो हमें ये समझने की जरूरत है कि ब्रेन के जो एरियाज होते हैं वो अलग अलग उनके फंक्शन होते हैं। जैसे अगर हम अगर हम ब्रेन की बात करें तो हमारा कुछ पार्ट ऑफ द ब्रेन जिसको हम सेरिब्रम कहते हैं, सबने सुना होगा। ये एक होता है सेरिब्रम, जो बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। 2/3 ऑफ द ब्रेन हमारा सेरिब्रम ही होता है। दूसरा होता है सेरिबेलम, तीसरा होता है ब्रेन स्टेम। ये मोटे मोटे 3 मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन होते हैं। अब स्ट्रोक्स जब भी होते हैं तो सब स्ट्रोक्स के, हर स्ट्रोक से सिम्टम एक जैसे नहीं होते हैं। स्ट्रोक्स के जो सिम्टम्स होते हैं वो भी बहुत वेरिड होते हैं, बहुत अलग अलग होते हैं। अच्छा। लोगों को लगता है कि अगर कमजोरी पड़ गई, खालिश फालिश हो गई तो वो स्ट्रोक है, बाकी और कोई स्ट्रोक ही नहीं है। लेकिन ये गलत धारणा है। इसलिए गलत धारणा है क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ब्लड के जो ब्लॉकेज है उसकी वजह से स्ट्रोक्स हो रहे हैं। अब ये किस पार्ट ऑफ द ब्रेन में इफेक्ट कर रहा है उसके हिसाब से सिम्टम्स पैदा होते हैं। एक आधारण के एग्जांपल के टर्म पे बताता हूँ। जैसे कुछ हमारे ब्रेन के फंक्शन होते हैं जो हमारे मेमोरी को कंट्रोल करते हैं। कुछ हमारा फंक्शन होता है आई को कंट्रोल करता है, पीछे का एरिया। कुछ कंट्रोल करता है हमारा बिहेवियर को, जैसे हम बात कर रहे हैं, हम किस लय में बात कर रहे हैं, हमारी जो हमारी टोन है वो कैसी है, वो हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, वो कंट्रोल करता है। तो पार्ट ऑफ द ब्रेन जहाँ पे ब्लड का फ्लो इफेक्ट हुआ उस तरह के सिम्टम्स पैदा होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो अचानक से टेम्पोरल एरिया जो हमारा मेमोरी को कंट्रोल करता है, वहां पे अगर ब्लड फ्लो में रुकावट हुई तो अचानक से हमारी याददाश्त में कमी आएगी, हम भूलने लगेंगे। अचानक से हम बैठे हुए हैं, हम चीज़ों का कन्फ्यूजन होने लगेगा। मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अचानक से मुझे नहीं पता चलेगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। अगर हमारा पीछे का एरिया जिसको हमारा विजन का एरिया कहते हैं वहाँ गड़बड़ होगा तो अचानक से दिखने में दिक्कत होने लगेगी, डबल दिखाई देने लगेगा। तो ये भिन्न भिन्न तरह के सिम्टम्स होते हैं। कुछ ऐसे एरिया होते हैं जो हमारा गेट को कंट्रोल करते हैं, हमारी चाल को कंट्रोल करते हैं। वहाँ पे फ्लो में ब्लॉकेज होगी तो हमारी चाल कड़कड़ाहट होती है। जो सबसे कॉमन सिम्टम्स है स्ट्रोक के, उसका एक निमोनिक है जानने का जिसको हम बी फास्ट कहते हैं, BEFAST, बी फास्ट। अब इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है बी फास्ट जानना, क्योंकि जैसे मैंने बताया बी फास्ट के अगर हम इसको एलैबोरेट करें, बी का मतलब बैलेंस। अगर बी का मतलब बैलेंस, अचानक से हम चल रहे हैं, अचानक से हमारी चाल लड़खड़ाहट हो जाए, इम्बैलेंस होने लगे तो स्ट्रोक के सिम्टम हो सकते हैं। ई का मतलब आई, अचानक से दिखने में कमी आने लगे, डबल दिखाई नहीं लगे, धुंधला दिखाई नहीं देने लगे तो का मतलब ये स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। एफ का मतलब फेस, अचानक से चेहरे में टेढ़ापन आ जाए, चेहरे में सुनपन हो जाए, लगने लगे कि आप बोल रहे हो तो आपका चेहरा टेढ़ा हो रहा है, तो मतलब ये स्ट्रोक के सिम्टम हो सकते हैं। एक का मतलब आर्म, अचानक से आप हाथ उठा नहीं पा रहे हो, हाथ में कमजोरी आ गई, हाथ सुन हो गया, ये भी स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। एस का मतलब स्पीच, अचानक से हमारी बोली लड़खड़ाहट होने लगी, हम जो बोल रहे हैं सामने वालों को समझ में नहीं आ रही है, हम बोल नहीं पा रहे हैं,
तो का मतलब वो स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। और टी स्टैंड्स फॉर टाइम। उसी टाइम को हमें नोट करना चाहिए। कभी भी हमारे पास स्ट्रोक के सिम्टम सामने दिखाई देते हैं, तुरंत एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में रश करना चाहिए। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट है, कभी भी स्ट्रोक के सिम्टम्स होते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है तुरंत एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में रन करें। बिकॉज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम से पहुंचना। ब्रेन के ऐसे एरियाज होते हैं जब हम उनको टाइमली इंटरवेन करते हैं, टाइमली हम ट्रीट करते हैं, तो ये चीजें बेटर हो जाती हैं। लेकिन अगर हम लोग सोचें कि हम इनको बुला लें, लोगों को पहले बताएं, अपने फैमिली डॉक्टर से बात करें, वहां पे लेट होती है, वहां पे हमारे लिए बहुत चीजें मुश्किल हो जाती है। तो ये एक निमोनिक बी फास्ट सबको पता होना चाहिए आज के जो हमारे वीडियो में, ताकि ये बी फास्ट हमेशा लोगों की नॉलेज होनी चाहिए कि कभी भी ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो तुरंत एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में जाना चाहिए। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो डॉक्टर, जैसे हमारी आजकल की लाइफस्टाइल है जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं इतने ज्यादा, हर वक्त परेशान, इरिटेशन, गुस्सा, इन सब के कारण भी ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है? एकदम आप ठीक कह रहे हो। बिकॉज देखिए, अगर हम बात करें कि इन सबको हम क्लब करके बात करें कि स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट, स्ट्रेसफुल कंडीशंस, देखिए अगर मैं बात करूं स्ट्रेस रिएक्शन, तो स्ट्रेस रिएक्शन कभी कभी क्या होता है कि हमारे लिए प्रोटेक्टिव भी होता है। अच्छा। जैसे प्रोटेक्टिव इसलिए, कोई हमारी चीज सामने घटना हो गई तो हमारे स्ट्रेस से हमें क्या रिएक्ट करना है उस घटना से। तो स्ट्रेस इज समथिंग जो हमारे बॉडी रिएक्ट करती है उस ओकेजन पे, ठीक है। तो दैट इज एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन। एक्यूट स्ट्रेस तो हमारे लिए कभी कभी बचाव भी कर देती है कि भाई अगर अचानक से कोई सामने आ गई, चीजें आ गई, तो हमारे लिए बॉडी का रिस्पॉन्स क्या है, हमें वो बचाव दे देती है। लेकिन जहाँ क्रॉनिक स्ट्रेस की प्रॉब्लम आती है, क्रॉनिक मतलब कोई ऐसी चीज जो समय के साथ बढ़ रही है, वो हमारे लिए नुकसान करती है। क्योंकि क्रॉनिक स्ट्रेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है, हमारे कुछ ब्रेन के हार्मोन्स, कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, ये ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो हमेशा ऊपर के लेवल बढ़ जाते हैं। अच्छा। अब इनसे क्या दिक्कत होती है, जो हमारी ब्रेन की वेसल्स होती है वहाँ पे फ्लो में गड़बड़ी आने लगती है। जो हमारे ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं, इन्फ्लेमेशन होते हैं, वो बढ़ जाता है। जो हमारी अपनी क्लॉटिंग की पावर होती है, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा खून गाढ़ा हो गया, ये क्लॉटिंग पावर बढ़ जाती है, मतलब खून गाढ़ा होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो ये कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो बढ़ने की वजह से स्ट्रोक के रिस्क हमेशा बढ़ जाते हैं अगर कोई पेशेंट क्रॉनिक स्ट्रेस एनवायरनमेंट में रहता है। अब आज की जैसे दिनचर्या की बात करूं, बहुत कॉमन है, हम लोगों का रूटीन ऐसा हो चुका है, सुबह उठते हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी रही नहीं, हम उठते ही हमारे स्क्रीन टाइम शुरू हो जाता है, मोबाइल्स में, लैपटॉप्स में मेल चेक करना, तुरंत फिर हमारे ऑफिस में भागना, ऑफिस में अगेन फिर हमारी स्क्रीन टाइम रहती है। स्क्रीन टाइम हमारी इतनी लंबी हो चुकी है, चाहे वो दिन हो, शाम हो, रात में। ऐसे कई पेशेंट्स हमारे पे, यंग पेशेंट्स आते हैं जिनकी लाइफस्टाइल इतनी खराब हो चुकी है, उनको यही नहीं पता चल रहा है, उनकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, भाई हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक क्या कहती है, रात में आप सो, डे टाइम में आप काम करो, और आप एटलीस्ट एनवायरनमेंट से टच में रहो, आप बाहर की मौसम देख पाओ, आप वहाँ की धूप ले पाओ। आज की डेट में सारी चीजें खत्म होने लगी हैं क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है, हमारी मैक्सिमम टाइम हमारा ऑफिस में बीत रहा है, रात में हमारी दिन में जाग रहे हैं, हम रात में ऑफिस जा रहे हैं, हमारी शिफ्ट्स हैं, नाइट शिफ्ट्स हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं इन सब चीजों से जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो हमारी मेंटल हेल्थ है, वो इफेक्ट होती है। तो ये एक बड़े इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं जो डे बाय डे बढ़ रहे हैं। यंगर जनरेशन में ज्यादा कॉमनली हम देख पा रहे हैं, जो लोगों को पता नहीं चलता है। लोगों को लगता है कि नहीं, हमारी एज ग्रुप है, हमें इसमें काम करना चाहिए, बट अल्टीमेटली ऐसे टाइम पे इस एटमॉस्फेयर में उनको जो मेंटल टॉल होता है, अल्टीमेटली जो क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो डे बाय डे बढ़ती हैं। एग्जैक्टली, जैसे बोला जाता है कि जवां खून है, एकदम गर्म खून है, मन लगा के काम करो, मेहनत से काम करो, अपना एक्स्ट्रा दो। 9 घंटे की शिफ्ट है तो कहेंगे 10 घंटे 12 घंटे काम करो, यही तो तुम्हारे लिए टाइम है। बट यही धीरे धीरे आगे चल करके उनके ब्रेन पर इफेक्ट डालता है। और हमारी टेंडेंसी भी है ना, हम अपने जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको बोलते हैं कि भाई हमारी नेबरिंग कंट्रीज के लोग इतने दिन काम कर रहे हैं, जापान में लोग इतना काम कर रहे हैं, तो आप क्यों, चाइना में इतना काम कर रहे हो, आप क्यों नहीं कर सकते। बट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमें जाना कि हमारा जो जेनेटिक मेकअप है वो उनके कंपैरिजन हम लोग उनसे कंपेयर नहीं कर सकते। भाई हमारी अपनी एनवायरमेंटल लाइफस्टाइल है, हमारी अपना अलग एनवायरमेंट है, उनका एनवायरमेंट अलग है, उनके जेनेटिक मेकअप अलग है, हमारी जेनेटिक मेकअप अलग है। तो आप दो इंडिविजुअल को आप कंपेयर कर ही नहीं सकते, बिकॉज वो एथनिसिटी अलग है, हमारी एथनिसिटी अलग है। तो इसीलिए कभी भी कोई भी ऐसा कमेंट्स देना कि जब वो काम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं काम कर सकते, वो एकदम गलत होता है। बिकॉज वहाँ का मेकअप अलग है, हमारा जो जेनेटिक मेकअप है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स वो एकदम अलग है। और इवन सिर्फ कंट्रीज ही नहीं, अगर आप दो लोगों को भी कंपेयर कर रहे हो तो उनकी भी टेंडेंसी अलग ही होती है। तो उस हिसाब से भी नहीं कंपेयर करने चाहिए कि वो इतने काम कर रहे हैं तो तुम भी कर सकते हो, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे ब्रेन पर उसका क्या असर पड़ रहा है। एग्जैक्टली। तो डॉक्टर, जैसे आपने कहा एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी अलग है, डिपेंड करते हैं ब्रेन स्ट्रोक होने में। बहुत इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स डेफिनेटली प्ले करते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, बहुत कॉमनली हम लोगों ने देखा जब कोविड पैंडेमिक हुआ, एनवायरमेंट एकदम साफ, कोई पॉल्यूशन नहीं, तो उस टाइम पे हमने बहुत कॉमनली देखा एज ए हेल्थ केयर वर्कर्स कि जब हम अपने हॉस्पिटल्स में काम कर रहे थे तो हमारे जितने भी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स है, हार्ट अटैक्स, ब्रेन स्ट्रोक्स, उनके नंबर बहुत कम हो चुके थे। अच्छा। जब हमें रिसर्च फर्दर हमारी स्टडीज हुई, बहुत से पेपर्स आए, उसके बाद ये देखा गया कि उस दौरान खास कर नंबर्स कम हो गए
क्यों कम हो गए? बिकॉज पॉल्यूशन कम हो गया। कम हो गया था। सो कहीं ना कहीं ये जितने भी पॉल्यूशन है, चाहे वो एयर पॉल्यूशन कह लो, Noise साउंड पॉल्यूशन, कोई भी pollution, पॉल्यूशन कह लो आप, ये कहीं ना कहीं जो ऐसे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से ये सारे, चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे वो ब्रेन स्ट्रोक्स हो, ये नंबर्स बढ़ जाते हैं। exactly. कोई भी क्रॉनिक प्रॉब्लम जब भी इस तरह की चीजें होती हैं तो वो प्रॉब्लम्स हमेशा बढ़ाती हैं। तो इसीलिए खासकर उस दौरान हमने देखा कि नंबर्स हमेशा कम हो गए। तो ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत डू प्ले करते हैं। नॉट ओनली द पॉल्यूशन, अगर हम बात करें हमारी अपनी लाइफस्टाइल, जैसे जैसे हमारे आजकल खान पान है, बहुत हमारी जंक फूड्स होते हैं, स्मोकिंग है, अल्कोहल है। कई बार लोगों को देखा गया है, यंगर पॉपुलेशन में देखा गया है, वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को एक्टिव रखने के लिए दे टेक हार्मोनल मेडिकेशंस, जिम करते हैं, उसमें हार्मोन्स लेते हैं, स्टेरॉइड्स लेते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि कहीं ना कहीं आप ठीक है अपने बॉडी को तो बनाने के लिए सभी दवाइयाँ लेते हो, बट अल्टीमेटली ये इफेक्ट करती हैं कहीं ना कहीं, और ये इफेक्ट करती हैं जो हमारी ब्रेन की वेसल्स होती हैं, जो हमारी अपनी हार्ट की वेसल्स होती हैं। बिकॉज यहाँ पे जब गड़बड़ी होती है, यहाँ पे जब इन्फ्लेमेशन होता है तो आपको पता नहीं लगेगा। आपको लग रहा है आप दवाइयाँ ले रहे हो, स्टेरॉइड्स ले रहे हो, आपकी कई तरीके की चीजें ले रहे हो, उससे आपको लगता है कि आपकी बॉडी बन रही है, बट इनर अगर आप बात करें तो अपनी चीजों से आप छेड़छाड़ कर रहे हो, अपनी चीजें ऐसे कर रहे हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। एग्जैक्टली तो डॉक्टर ऐसा भी है क्या कि अगर हम ब्रेन स्ट्रोक की जब बात करते हैं तो आपने इतने सारे सिम्टम्स बताए, तो अगर हमें अपनी बॉडी में देखने हो कि कहीं ब्रेन स्ट्रोक के कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, तो इसके अलावा भी कोई अर्ली वार्निंग साइंस? देखिए, जैसे मैंने एक बड़ा कॉमनली बी फास्ट का निमोनिक बताया, वो तो हमेशा इसलिए पता होना चाहिए। कई बार जैसे मैंने शुरू में बताया था, मिनी स्ट्रोक्स या एक वार्निंग सिम्टम्स होते हैं। ये डेफिनेटली जो है आते हैं, दस्तक देते हैं। हमेशा ये जानना जरूरी होता है कभी भी ऐसे सिम्टम्स आए तो अगर भले अपने आप ठीक भी हो गए तो तुरंत एक बार हॉस्पिटल में डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए, न्यूरोलॉजिस्ट से जरूर मिलना चाहिए। अब जैसा आपने बताया कोई और वार्निंग सिम्टम्स, देखिए वार्निंग सिम्टम्स जो है अगर मैं बात करूं तो बहुत कॉमनली जैसे हम बात करें स्ट्रेस की, मेंटल टॉल की, लोगों को पता नहीं होता है कि वो स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। अब स्ट्रेस या मेंटल टॉल की हम बात करें, हमेशा दो तरीके से चीजें होती हैं, एक इमोशनल होती है और एक होता है फिजिकल। अब इमोशनल में लोगों को पता ही नहीं होता कि वो इतने ड्रेन्ड आउट हो रहे हैं, उनकी ओवर थिंकिंग हो रही है, उनके ब्रेन फॉगिंग हो रही है, वो चीज़ों को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। तो ये सारे सिम्टम्स भी कहीं ना कहीं लिंक्ड होते हैं, और ये कभी भी ऐसी चीज़ें होने लगी तो आपको जरूर डॉक्टर से मिलना चाहिए। बिकॉज अगर आज आप इन सिम्टम्स के साथ नहीं मिलोगे और यही चीजें अगर कंटिन्यू होती रही तो आगे जाके प्रॉब्लम होने की टेंडेंसी होती है। तो इसमें ऐसा भी है क्या, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे यार मुझे बहुत भूलने की बीमारी हो गई है, मैं पेन रख के भूल जाता हूँ, लैपटॉप छोड़ देता हूँ, इधर अपने चश्मा भूल जाता हूँ, ये सब भी सिम्टम्स हैं? देखिए ये सिम्टम्स स्ट्रोक वाले नहीं होते हैं, डेफिनेटली इतना डरने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ ये ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसको मैंने बताया, ब्रेन फॉग बहुत कॉमन आज लोग यूज करते हैं कि मुझे ब्रेन फॉग हो रहा है। लोग चैटजीपीटी में चेक करते हैं कि भाई ब्रेन फॉग क्या होता है, उनको पता चल जाता है कि हाँ ये ऐसे सिम्टम्स होते हैं कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रेस को बताते हैं कि हम अगर अपनी स्ट्रेस लाइफ की अगर हम बात करें, जैसे मैंने बताया शुरू में कि हमारी स्लीप ठीक नहीं है, स्लीप हाइजीन ठीक नहीं है, स्लीप क्वालिटी ठीक नहीं है, हम लेट से सो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जब चलती रहती हैं तो ये सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं कि हमारी भूलना शुरू हो जाते हैं, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, जैसे आपने बताया चीज़ें रख के भूल जाना, हम अपनी परफॉर्मेंस जो हमारी जॉब की परफॉर्मेंस है वो कम होने लगती है। तो खासकर ये यंगस्टर्स में, यूथ पॉपुलेशन बहुत कॉमनली हम देखते हैं। जब हम आगे उनको से डिस्कस करते हैं तो सबसे एक बड़ा फैक्टर हमें पता चलता है स्लीप क्वालिटी नहीं ठीक है। अब जब स्लीप क्वालिटी ठीक नहीं है, लोगों के क्या एक धारणा बनी हुई है कि एक ने अपने 7 घंटे 8 घंटे की स्लीप ले ली वो बहुत है। अब वो 7-8 घंटे के लोगों को एक धारणा है कि कभी भी सो जाओ, तो लोग कहते हैं कि 3 बजे हम सोए हैं तो सुबह 10 बजे उठे, हम तो सो रहे हैं ठीक। तो जानना ये जरूरी है कि जो स्लीप क्वांटिटी से इंपॉर्टेंट स्लीप क्वालिटी होती है, क्योंकि हमारे अपने कुछ हार्मोन्स होते हैं, मेलाटोनिन हार्मोन्स होते हैं ब्रेन के अंदर, वो उसी टाइम सिक्रीट होंगे जब रात का टाइम होगा। तो आप चाहे डे टाइम में भी सो रहे हो तो वो फुलफिल नहीं कर सकता, वो रात की ही नींद इंपॉर्टेंट है, डे टाइम की इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जैक्टली रात बनाई गई है सोने के लिए, तो अगर आप उस टाइम पे नहीं सोएंगे तो ऐसा, तो स्लीप आपने कहा जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप के टाइम पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें दिखाई देती हैं। लेट्स सपोज पहला कि जैसे सुबह उठते हैं तो अचानक से सिर में दर्द, बहुत थकावट फील होता है, सोते हैं तो झटके आते हैं, सोने के टाइम पर काफी ज्यादा पसीना आता है, पेन होता है सोने के टाइम पर, ऐसा लगता है कि घबराहट सी हो रही है, बेचैनी सी हो रही है, ये सब सिम्टम्स हैं ब्रेन स्ट्रोक के? नहीं। सो ये सारे के सारे एक स्लीप वाले प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको हम लोग पैरासोमनियास कहते हैं, इंसोम्निया कहते हैं। तो ये एक प्रॉपर स्लीप की प्रॉब्लम्स है। लोगों को अक्सर सुबह उठते हैं तो लोग फटीग फील करते हैं, सिर दर्द होता है। उसका एक प्रमुख कारण होता है कि रात में लोगों की जो स्लीप है वो प्रॉपर नहीं हो पाई। एक बहुत कॉमन एक आपने सुना होगा जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं, ओएसए कहते हैं। ओएसए का कॉमन सिम्टम होता है लोग रात में खराटे लेते हैं, स्नोरिंग करते हैं। अब वहां प्रॉब्लम क्या होती है, लोगों को लगता है बहुत गहरी नींद हो रही है इसलिए स्नोर कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, वो गहरी नींद नहीं हो रही है उनकी,
वो स्लीप बल्कि इंटरप्ट हो रही है, अच्छा, क्योंकि ब्रेन में जो ऑक्सीजन नॉर्मली जानी चाहिए वो प्रॉपर नहीं पहुंचती। इसलिए जब हम खराटे लेते हैं, और खराटे की वजह से स्लीप क्वालिटी कंप्लीट नहीं हो रही है। स्लीप इंट्रूजन्स होते हैं, मतलब एक स्लीप जो नॉर्मल होनी चाहिए वो स्लीप टूट के आ रही है, जो ब्रेन में ऑक्सीजन वो प्रॉपर पहुंच नहीं पा रहा है। जब सुबह कोई उठे तो एक और बहुत वार्निंग सिम्टम लोगों को पता होना चाहिए कि जब कोई सुबह उठे, लोगों को लगे कि वो फ्रेश फील नहीं कर रहा, सिर में दर्द हो रहा है, तो उनको समझ जाना चाहिए कि इनकी स्लीप क्वालिटी प्रॉपर नहीं हो रही है। वो क्यों नहीं हो रही, वो एक डॉक्टर से जरूर जाके मिले। बिकॉज अगर मॉर्निंग में उठते ही आपको फटीगनेस लग रही है, आपको लग रहा है कि यार मैं फ्रेश नहीं हूँ, तो कहीं ना कहीं आपकी स्लीप कॉम्प्रोमाइज हो रही है, वो स्लीप प्रॉपर हो ही नहीं रही है। भले आप 7 घंटे सो, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्लीप जो क्वालिटी होनी चाहिए वो आपकी कॉम्प्रोमाइज्ड है। एग्जैक्टली। तो डॉक्टर, जैसे ब्रेन स्ट्रोक के टाइप्स की भी आपने जी। बात की थी, मोस्टली कितने टाइप्स के होते हैं ब्रेन स्ट्रोक? देखिए, इस्केमिक स्ट्रोक जैसे मैंने बताया मेजॉरिटी में, पहला। जिसमें ब्रेन में क्लॉटिंग हो जाती है, Okay. वो 80-85% में होता है। दूसरा हेमरेजिक स्ट्रोक, जहाँ ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, लगभग 15%। कुछ परसेंटेज टीआईए होते हैं जो मिनी स्ट्रोक्स होते हैं। मिनी स्ट्रोक्स। यस। तो इन तीनों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझेंगे। पहला वाला आपने कहा था दैट इज इस्केमिक स्ट्रोक, जहाँ ब्रेन में Ischemic क्लॉटिंग हो stroke। जाती है। तो इसके सिम्टम्स इन दोनों ब्रेन स्ट्रोक से अलग होते नहीं, हैं? सिम्टम्स सबके सेम होते हैं, Same। जैसे मैंने बताया, चाहे वो इस्केमिक स्ट्रोक हो, चाहे वो हेमरेजिक स्ट्रोक हो, चाहे वो टीआईए हो, सबके कॉमन सिम्टम्स होते हैं। डेंजरस ज्यादा कौन सा? देखिए, डेंजरस सारे ही हैं। अगर मैं बात करूं, दो ज्यादा, इस्केमिक और हेमरेजिक डेफिनेटली ज्यादा डेंजरस है। इसलिए डेंजरस होते हैं, जैसे मैंने बताया, लोगों के एक और मिथ होती है कि आपने स्ट्रोक के सिम्टम देखे तो तुरंत आपने कोई टैबलेट ले ली, आपने कहा कि यार एक ब्लड थिनर ले लेता हूँ। अच्छा। तो लोगों को मैं हमेशा एक एडवाइस करता हूँ, जब भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, जब भी मैं किसी लोगों को एड्रेस करता हूँ, कि आपको खुद से टैबलेट नहीं लेनी। प्रॉब्लम क्या होती है, जब आपको कोई स्ट्रोक के सिम्टम्स दिखाई दिए, आपने तुरंत वो टैबलेट ले ली, और सपोज करो वो ब्लीडिंग का स्ट्रोक है, ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई है, और आपने कोई खून पतला करने की दवाई ले ली, तो वो और ज्यादा नुकसान करता है, वो ब्लीडिंग को बढ़ा देता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जानना ये है कि आप तुरंत स्ट्रोक के सिम्टम दिखाई दें तो स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में पहुंचो, क्योंकि अगर हम ऐसे 1-2 दवाई अपने से ले लेते हैं, वहां प्रॉब्लम क्या होती है, हमें जो मेन दवाई देनी होती है, जिसको हम क्लॉट पिघलाने वाली दवाई कहते हैं, जिसको हम क्लॉट बस्टिंग ड्रग कहते हैं, वो हमें देने में दिक्कत होने लगती है। और ये इंपॉर्टेंट जानना है, जो बार बार मैं बोल रहा हूँ, तुरंत रश करना चाहिए, बिकॉज एक गोल्डन टाइम होता है हमारे पास। ये गोल्डन टाइम हमारे पास 4.5 घंटे का होता है, सिर्फ 4.5 घंटे का। आज की डेट में डेफिनेटली कुछ ऐसे हमारे पास स्कैन्स अवेलेबल हैं, MRIs हैं, ऐसे स्कैन्स हैं जब हॉस्पिटल्स में, जब हम देख के बता पाते हैं कि हम इस पेशेंट को ये दवाई थोड़ा सा लंबे टाइम तक भी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। लेकिन आज भी अगर हम गोल्डन टाइम की बात करें, वो 4.5 घंटे का ही होता है। मतलब अगर किसी को भी पेशेंट को स्ट्रोक के सिम्टम्स दिखाई दें तो तुरंत एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में रश करना चाहिए, बिकॉज टाइम इज ब्रेन। एग्जैक्टली। तो ये जो ब्रेन स्ट्रोक के टाइम पर गोल्डन आवर कितना इंपॉर्टेंट होता है? देखिए, गोल्डन आवर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम जो एक दवाई देते हैं, जिसको हम क्लॉट बस्टिंग ड्रग कहते हैं, जो मैं आपसे बात कर रहा था, ये ऐसी दवाई होती है, हम उन्हीं में दे सकते हैं जब हमारे पास पेशेंट टाइम से पहुंचे। और वो टाइम ड्यूरेशन है 4.5 घंटे। तो होता क्या है, कभी भी हमारे हॉस्पिटल में भी इस पेशेंट आता है, मैरिंगो एशिया में भी वो पेशेंट अगर आता है, जब हम लोग ने अपने एक स्ट्रोक पाथवे बनाया हुआ है। स्ट्रोक पाथवे का मतलब है कि पेशेंट हमारे पास इमरजेंसी में आ रहा है, तुरंत हमारे डॉक्टर देखते हैं कि हाँ, उसको स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं। हाल फिलहाल में हमने एक स्ट्रोक एम्बुलेंस भी लॉन्च की थी। वो स्ट्रोक एम्बुलेंस लॉन्च करने का पर्पस ये था, दैट इज अ 5G एम्बुलेंस, कि कभी भी पेशेंट को कुछ स्ट्रोक के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, दूर दराज कोई पेशेंट हमें कॉल करता है, हमारी एम्बुलेंस वहां पहुंचती है। ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन, रास्ते में ही पेशेंट की जितनी भी एक्टिविटीज है हम देख पा रहे हैं थ्रू टेली नेटवर्किंग। हमारे वहाँ कैमरेज लगे हुए हैं एम्बुलेंस में, हम उनको फोन पे देख पा रहे हैं, पेशेंट को हम बात कर पा रहे हैं, कभी कभी हम अटेंडेंस से बात कर पाते हैं। सो हमें पता चल जाता है कि रास्ते में ही कि पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है। उससे जब पेशेंट इमरजेंसी में आता है, तुरंत हम हिस्ट्री 5 मिनट में पेशेंट को स्कैन में शिफ्ट करते हैं, MRI स्कैन या CT स्कैन। हमें आइडिया लग जाता है कि हाँ, यहाँ पे नली में ब्लॉकेज हुई है, ये क्लॉट हुआ है, तो तुरंत हम वो दवाई दे सकते हैं, ट्रीटमेंट इजी हो जाता है। तो ये एक जो हमारा स्ट्रोक पाथवे है, ये किसी भी हॉस्पिटल के लिए होना सबसे इंपॉर्टेंट है। बिकॉज स्ट्रोक पाथवे आज के डेट में इसलिए इंपॉर्टेंट है, इट्स नॉट ओनली कि हम कितने एक्टिवली प्रॉम्प्टली एक्ट करते हैं, बट ऑल्सो द क्वालिटी, कि हम जो चीजें दे रहे हैं उसको हम क्वालिटी चेक पैरामीटर्स, हम कितनी उसको क्वालिटी से हम उसको देख के पेशेंट को कितनी जल्दी हम दवाई दे सकें, पेशेंट को कितनी जल्दी हम आईसीयू शिफ्ट कर सकें, ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। आपने जैसे कहा कि 4.5 घंटे का टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई उन घंटे में नहीं आता है हॉस्पिटल, टाइम निकल जाए, तो उसके बाद क्या रिस्क? देखिए, इसके बाद भी एक जानना जरूरी है कि अगर 4.5 घंटे भी आपके पास निकल चुके हैं, जैसे मैंने बताया, आज की डेट में हमारे पास ऐसे स्कैन्स अवेलेबल हैं, फंक्शनल स्कैन्स हैं, परफ्यूजन स्कैन्स हैं, जिससे हम बता पाते हैं कि ब्रेन के जो एरिया है, सो ब्रेन के एरिया हम लोग दवाई इसलिए देते हैं, हमें देखना होता है कि ब्रेन जो एरिया में स्ट्रोक हुआ है, क्लॉट हुआ है, हम कितना एरिया को बचा सकते हैं। तो हम ऐसे स्कैन करके पता लगा सकते हैं कि वो हम एरिया को बचा सकते हैं कि नहीं सकते। तो अगर किसी के 4.5 घंटे बीत भी गए हैं तो भी वो हॉस्पिटल तुरंत पहुंचे,
क्योंकि ये पीरियड जो गोल्डन आवर 4.5 घंटे का है, अब स्कैन्स के जरिए हम लोग उसको स्ट्रेच करके 24 घंटे तक भी ले आते हैं। मतलब 4.5 घंटे तक तो हम लोग दवाई दे सकते हैं। Correct. हमारे पास और तकनीक होती है जिसको हम वायर के जरिए ब्रेन में जाते हैं, क्लॉट को खींच लाते हैं, जिसको हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं। अच्छा। ये लेटेस्ट डिवाइस है। अब इस डिवाइस से क्या होता है, जो भी पेशेंट हमारे पास 4.5 घंटे तक नहीं पहुंच पाए, अगर वो 24 घंटे तक भी पहुंच सकता है हमारे पास हॉस्पिटल में, अगर वो एलिजिबल होता है उस डिवाइस से, तो हम लोग वो मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कर पाते हैं। क्योंकि देखिए ये ऐसे प्रोसीजर होते हैं, चाहे दवाई देना, थ्रोम्बेक्टमी, ये ऐसी चीजें होती हैं जो लाइफ सेविंग होती हैं। एक मरीज को एक बड़ी डिसेबिलिटी, देखिए स्ट्रोक कभी भी इफेक्ट करता है, जैसे मैंने बताया बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स इफेक्ट होते हैं अगर स्ट्रोक हो जाता है। हमारी जो लाइफ है, एजिंग, वो हमारी बहुत फास्ट हो जाती है। आप विश्वास नहीं करोगे, एक स्ट्रोक होने के बाद, मतलब किसी को भी एक स्ट्रोक होता है तो हम 3.5-4 साल पीछे चले जाते हैं। मतलब इतना इफेक्ट हो जाता है हमें, कम हो जाता है हमारी जिंदगी से। तो कभी भी इस तरह के स्ट्रोक्स होते हैं तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट, इसलिए जरूरी होता है कि तुरंत हॉस्पिटल में आए, तुरंत वो दवाई दे सके। अच्छा डॉक्टर, ये बताइए कि आपने एक मिनी स्ट्रोक की बात जी, ये क्या होता है और इसके सिम्टम्स कैसे दिखते हैं? देखिए मिनी स्ट्रोक जिसको हम TIA कहते हैं, ये ऐसे स्ट्रोक होते हैं जिसमें पेशेंट को वार्निंग सिम्टम्स आए, सेम वही सिम्टम्स जो स्ट्रोक के आ रहे हैं, बट ये आते हैं, कुछ देर रहते हैं, ठीक भी हो जाते हैं, कम टाइम ड्यूरेशन में। नॉर्मली हमने देखा है कि 1 घंटे के अंदर पेशेंट के सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। अब ये सिम्टम्स भी वही सिम्टम्स होते हैं जो स्ट्रोक के सिम्टम्स होते हैं। लेकिन जानना इसलिए जरूरी है मिनी स्ट्रोक के बारे में, बिकॉज इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते कि आपका अचानक से आपको लगा कि मेरी आवाज में गड़बड़ी हो रही है, अब मैं ठीक हो गया, नहीं कोई बात नहीं, मैं कल दिखाता हूँ, ये गलत होगा। क्योंकि अगर किसी को भी स्ट्रोक के वार्निंग सिम्टम आते हैं तो तुरंत उसी दिन उसी टाइम आप स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में पहुंचो, ताकि तुरंत स्कैन किया जा सके, तुरंत डॉक्टर बता सके कि हाँ ये स्ट्रोक के सिम्टम है, आपकी ये वजह है, उस पर हम काम कर सके और दवाइयाँ स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज किसी को भी मिनी स्ट्रोक होता है तो अगले 48 घंटे में स्ट्रोक होने का रिस्क बढ़ जाता है। और ये मिनी स्ट्रोक फिर कितने फ्रीक्वेंसी में आए तो समझ जाना चाहिए कि अब दिक्कत है? देखिए वैसे तो एक बार ही अगर किसी को सिम्टम्स आते हैं तो तुरंत पहुंचना चाहिए, लेकिन ज्यादा फ्रीक्वेंसी में अगर बार बार ये प्रॉब्लम आ रही है तब तो आप मान के चलो कि ये प्रॉब्लम बड़ी है। और फिर ये आगे चल करके जो आपने 2 मेजर ब्रेन स्ट्रोक के बारे में बताया, उसमें चांसेस होते हैं वो चीज बन जाए अगले 48 घंटे में। और उससे क्या डेथ भी हो सकती है फिर? देखिए स्ट्रोक्स डेफिनेटली, जैसे मैंने बताया, कुछ ऐसे स्ट्रोक्स होते हैं, बड़े स्ट्रोक्स होते हैं जहां बड़ी ब्लीडिंग हो जाती है, बड़ी आर्टरी में क्लॉटिंग हो जाती है, वहां पे सीधे पेशेंट को डेथ भी हो सकती है। ओके, और विद इन कितने आवर्स में? देखिए स्ट्रोक ऐसी चीज है जो कभी कभी उसी टाइम पे पेशेंट को इतना डिवास्टेटिंग कभी कभी स्ट्रोक हो जाता है, उसी मोमेंट पे पेशेंट कोलैप्स और डेथ भी हो सकती है। ओके जी, ओके। अच्छा डॉक्टर, जब किसी को ब्रेन स्ट्रोक आ गया उस टाइम पर, उसकी बॉडी में क्या फील होता है, उस पेशेंट को कैसा लगता है? देखिए उस टाइम पे तो पेशेंट बहुत बार एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। जैसे अगर मान लो किसी को आवाज में दिक्कत हुई या वो बोल नहीं पा रहा है, तो वो बता भी नहीं पाएगा कि उसको दिक्कत क्या हो रही है। तो इसीलिए हम हमेशा लोगों को कहते हैं कि उनके आसपास के लोगों को पता होना चाहिए, हमेशा रियलाइज होना चाहिए कि हमारे इनको कुछ प्रॉब्लम हुई है, तुरंत इनको रश लेके चलें, इमरजेंसी लेके चलें। बिकॉज उस टाइम पे कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से बीपी शूट कर जाता है, सिर दर्द होने लगता है लोगों को, कई बार लोगों को पसीने आने लगते हैं, तो कई बार वॉमिटिंग भी होने लगती है। तो ये ऐसे सिम्टम्स हैं जो लोगों का रिएक्शन होता है, स्ट्रोक का रिएक्शन होता है बॉडी के अंदर। तो ऐसे में तुरंत आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये स्ट्रोक के सिम्टम्स हो सकते हैं और तुरंत उनको एक हॉस्पिटल में रश करना चाहिए। तो अगर किसी के सामने ब्रेन स्ट्रोक आ गया दूसरे पेशेंट को, उस टाइम पर उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उस टाइम पे तुरंत टाइम नोट करें कि किस टाइम पे हुआ है, क्योंकि हम एज अ न्यूरोलॉजिस्ट हमेशा ये पूछते हैं कि एग्जैक्टली टाइम क्या है, और तुरंत उसी टाइम एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में लेके जाएं। कोशिश ना करें कि हम कोई दवाई दें, तुरंत कोई जीभ के नीचे रखने वाली दवाई, खून पतला करने की दवाई। जैसे मैंने बताया, इन दवाई देने से दिक्कत क्या होती है, कभी कभी ये डैमेज कर देता है, कभी कभी जो हमें मेन दवाई देनी होती है वो हम नहीं दे पाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए तुरंत स्ट्रोक के सिम्टम्स से एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में जरूर रश करना चाहिए। एग्जैक्टली। तो हमने जैसे ब्रेन स्ट्रोक के बारे में इतनी सारी बात की, कारण क्या होता है कि ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है किसी की भी बॉडी में? देखिए अब तो हमें जैसे स्ट्रोक के रिस्क की बात करते हैं तो स्ट्रोक का रिस्क हमेशा 2 तरह के होते हैं। एक होता है मॉडिफाइबल, एक होता है नॉन मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल मतलब जिसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, जैसे बदल नहीं सकते। जैसे उम्र के साथ स्ट्रोक के रिस्क बढ़ता है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। सभी में चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। 55 के एज के बाद 65, 75, 85 जैसे से एज बढ़ेगी स्ट्रोक के रिस्क हमेशा बढ़ जाते हैं। तो उन्हें अगर कोई हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस नहीं उसके बावजूद भी? यस, क्योंकि वो एज के साथ वो स्ट्रोक के रिस्क हमेशा बढ़ता है। ये उम्र के साथ बढ़ता है, तो हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। सेक्स, मेल फीमेल्स, देखा गया है कि फीमेल्स में यंग एज में स्ट्रोक के रिस्क हमेशा ज्यादा होते हैं कंपेयर टू मेल्स। एक एज के बाद ओल्ड एज में मेल के रिस्क हमेशा ज्यादा होते हैं। तो अब इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। रेस, मतलब अगर हम देखें कि कंट्रीज में ब्लैक वर्सेस वाइट, तो ब्लैक रेस में ज्यादा स्ट्रोक्स के कारण होते हैं ज्यादा,
कुछ उनके चेंजेस होते हैं, कुछ जेनेटिक मेकअप होता है उनका, तो ब्लैक वर्सेस व्हाइट रेसेस में हमेशा ब्लैक रेसेस हमेशा स्ट्रोक ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो आप इनको मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, स्मोकिंग, अल्कोहल, कोलेस्ट्रॉल मतलब लिपिड, स्लीप, फिजिकल एक्टिविटीज, आपकी रूटीन, जो आपकी खाने पीने की जो आपकी रूटीन हाइजीन है, ये ऐसी चीजें हैं जिसको आपको मॉडिफाई करना बहुत जरूरी है। आप एक रिसेंटली स्ट्रोक का एक पेपर आया था, रिसर्च हुई थी जिसमें बताया गया है कि हम लोग हमेशा बोलते हैं ओबेसिटी मतलब ओवरवेट में कई लोग डिफाइन करते हैं बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, लेकिन बीएमआई से ज्यादा आप लोग बोलते हैं वेस्ट हिप रेशियो, मतलब खासकर जिनकी सेंट्रल ओबेसिटी होती है, मतलब पेट निकला हुआ है, सेंट्रल ओबेसिटी, मतलब आप हेल्दी हो तो भी आपका बीएमआई ज्यादा होगा, लेकिन वो उतना रिस्क फैक्टर नहीं है जितना सेंट्रल एडिपोसिटी, मतलब जिनका पेट निकला हुआ है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं वेस्ट हिप रेशियो, आपका वेस्ट और हिप का रेशियो, वो डेट इज मोर इंपॉर्टेंट देन बीएमआई। तो ये ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो आपको जरूर ध्यान देना चाहिए, आपको पता होना चाहिए अगर आपके ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं तो उसको आप मॉडिफाई कर सको, और टाइमली मॉडिफाई करने से आप ये बड़े स्ट्रोक से बच सकते हो। तो डॉक्टर ये बताइए कि अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक आ गया, उन्हें तुरंत हम हॉस्पिटल लेकर के चले गए, फिर क्या डायग्नोस किया जाता है और ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या होते हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जैसे ही मैंने बताया कि स्ट्रोक पाथवे के तहत जब भी पेशेंट हमारे पास आता है इमरजेंसी में, तुरंत हम उनका स्कैन करते हैं। अब स्कैन में 2 ऑप्शन होते हैं हमारे पास, सिटी स्कैन भी होता है, एमआरआई भी होता है। आज की डेट में एमआरआई एक एडवांस होता है हमेशा इन्वेस्टिगेशन कंपेयर टू सिटी स्कैन। हम लोग बहुत आसानी से स्ट्रोक डायग्नोस कर पाते हैं, छोटे क्लॉट्स भी हम लोग पता लग पाते हैं एमआरआई के। अब एमआरआई होने के बाद हमें जब पता लग जाता है कि यहाँ पे ब्रेन में क्लॉटिंग हुई है, तो हम उनको एक क्लॉट पिघलाने वाली, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लॉट बस्टिंग ड्रग, दवाई देते हैं। वो दवाई कैसे दी? ओरल? नहीं, वो इंजेक्शन से दी जाती है। अच्छा, इंजेक्शन। और 2 तरह की दवाइयां होती हैं, एक तो हम तुरंत दे सकते हैं और एक हमें 1 घंटे में दी जाती है। 2 तरह की दवाइयां होती हैं। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दवाई ऐसी नहीं होती कि आप किसी को भी दे दिया, हमें देखना होता है कि स्ट्रोक कितना बड़ा है, पेशेंट के जो सिम्टम्स है कितनी देर में हुए हैं, पेशेंट की ब्लड प्रेशर्स क्या है, पेशेंट के शुगर्स क्या है, पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट की दवाई क्या है। मतलब ये इतना इजी टास्क भी नहीं है कि हमने बोला कि नहीं आप दवाई दे दो। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं, डॉक्टर साहब हम आ गए हैं, हमें दवाई दे दो, तो ऐसा नहीं होता। हमें बहुत सी चीजें देखनी होती हैं वो दवाई देने से पहले, पूरी हिस्ट्री चेक करनी होती है। दवाई कोई खाई तो नहीं, क्या दवाइयाँ चल रही हैं, कितने बजे स्ट्रोक हुआ है, हम वो दवाई देने से हमारा फायदा क्या है, नुकसान क्या है। और दवाई देने के बाद भी हम पेशेंट को इमरजेंसी में पे साथ हम शिफ्ट करते हैं आईसीयू में, और वो आईसीयू में लगभग 24 घंटे तक पेशेंट की ऑब्जर्वेशन चलती है, क्योंकि उस दवाई का कितना असर आया है ये हमें 24 घंटे के बाद पता चलता है। अच्छा, तो डॉक्टर फिर चांसेस कितने ज्यादा हैं आज के टाइम पर इंडिया में कि अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है तो वो इंसान तुरंत बच सकता है या उसकी जान जा सकती है? देखिए, आज की डेट में अगर बात करूं, बहुत नई तकनीक्स आ गई हैं हमारे आज के युग में, जिसको हम लोग यूज करते हैं स्ट्रोक, एक बड़े स्ट्रोक से बचने के लिए। जैसे मैंने बताया था, एक कॉमनली तो हम लोग दवाई यूज करते हैं, कुछ स्पेसिफिक सेंटर्स में, स्ट्रोक सेंटर्स में, जैसे हमारे अपने हॉस्पिटल में हम लोग यूज करते हैं मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी। ये ऐसी डिवाइस होती है कि हम तार के जरिए जाते हैं, ब्रेन की नलियों तक जाते हैं, वहां पे हमें दिख जाता है कि वहां पे क्लॉट फंसा हुआ है, नली में फ्लो नहीं आ रहा है, उसको हम खोल देते हैं, नलियों में ब्लड फ्लो आ जाता है। तो इसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं। ये डेफिनेटली जो है बहुत लिमिटेड सेंटर्स में होता है, कुछ स्पेशलाइज सेंटर्स में जहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक का काम हो रहा है वहां पे हो पाता है। कुछ ऐसी तकनीक होती है जिसको हम सोनोथ्रोम्बोलिसिस कहते हैं, मतलब हमारे एक अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं जो हम लोग मशीन लगा के उसके द्वारा हम थ्रोम्बोलाइज करते हैं। अच्छा। ये ऐसी नई तकनीक्स हैं जहाँ पे हम लोग पेशेंट को, जब भी स्ट्रोक के पेशेंट होता है, हम उनको ये एडवाइस करते हैं, आप ये नहीं तो ये नहीं तो ये, ताकि एक बड़े स्ट्रोक से हम लोग बच पाते हैं। आज की डेट में अगर मैं बात करूं आंकड़ों की, परसेंटेज की, तो कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं, हमारे अपने पेशेंट्स हमने देखे हैं कि जब हम दवाई देते हैं, पेशेंट पैरालाइज के साथ आ रहे हैं, स्ट्रोक के साथ आ रहे हैं, लेकिन 3 दिन 4 दिन के बाद वो चल के जाते हैं वापस। अच्छा। मतलब कंप्लीट वो बेड पे आ रहे हैं, लेकिन 4 दिन के बाद वो चल के जा रहे हैं। मतलब, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है टाइम पे पहुंचना एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल पे। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर, ये बताइए कि ब्रेन स्ट्रोक डिटेक्ट करने के लिए कोई टेस्ट है? इस टेस्ट से पता लगाया जा सकता है कि आगे चलकर इस पेशेंट को ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस है? देखिए, आज की डेट में अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजी की, तो आज हम कुछ स्टडीज भी कर रहे हैं, हमारे अपने रिसर्च भी चल रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। सो AI से हम लोग आज के लिए कुछ कोलैबोरेटिव हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, IIT अहमदाबाद से भी। सो ये हमारी रिसर्च में ये कह रहे हैं कि हम लोग कोई भी स्कैन्स देखते हैं, सिटी स्कैन्स देखते हैं, लोगों का, कई लोगों का होता है सिर दर्द की वजह से लोग स्कैन करा लेते हैं, कई लोग नॉर्मल स्कैन करा लेते हैं। तो हमारी ये रिसर्च कर रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI से हम लोग एक स्ट्रोक मॉडल प्रिडिक्शन बना पाए कि आज आपने स्कैन कराया, मान लो आज आपकी एज 30 है, आज आपने स्कैन कराया सिर दर्द को, आपके आगे चल के स्ट्रोक होने की टेंडेंसी या चांसेस कितने ज्यादा है किसी भी एज ग्रुप में।
तो वो ये डिटेक्ट हो सकता वो है। डिटेक्ट हो सकता है, लेकिन वो अभी रिसर्च चल रहा है, वो प्रोडिक्शन मॉडल चल रहा है, उसमें भी हम लोग एक प्रोजेक्ट में है, मतलब वो अगर Okay. हमारे प्रोजेक्शन हो जाता है, वो प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है, तो तो that हम is a किसी miracle को thing. वो हमें ये बता पाएगा कि आपको आगे जाके स्ट्रोक के रिस्क कितने ज्यादा होंगे, अगर आपका स्कैन क्या बताता है, मतलब। बताता है। जी। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर, अगर किसी पेशेंट को स्ट्रोक आया, ट्रीटमेंट हुआ, उनका ट्रीटमेंट सही हो गए, जी, बाद में उनके ब्रेन पर कोई असर पड़ता है कि मेमोरी कम हो गई या ब्रेन की फंक्शनिंग अफेक्ट हो रही है? देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है जानना कि स्ट्रोक की अगर हम बात करें रेजिडुअल सिम्टम्स क्या रह जाते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर मरीज में ये नहीं रहते। कुछ- स्पेसिफिक एरियाज में, जहाँ पे हमारे कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं जिसको हम कहते हैं हिपोकैम्पस, ये हमारा ब्रेन का ऐसा एरिया होता है जहाँ पे अगर स्ट्रोक होगा वहाँ पे हमें मेमोरी का इफेक्ट होता है, जैसे? हमें भूलने की दिक्कत होने लगती है। कुछ हमारे सेंटर्स होते हैं जैसे फ्रंटल कॉर्टेक्स हैं, यहाँ पे अगर स्ट्रोक्स होता है तो हमारा बिहेवियर में चेंज होने लगते हैं। हमेशा वो रहता है? वो रहता है, कुछ परसेंटेज में रहता है। ओके। मतलब हम इमोशनल लेबाइल हो जाते हैं, बहुत ऐसा होता है कि हम लोगों से बात कर रहे हैं तो हम रोने लगते हैं, हंसने लगते हैं, हम डिप्रेस हो जाते हैं, बड़े सोशली विड्रॉन हो जाते हैं। ये ऐसे सिम्टम्स कुछ लोगों में रह जाते हैं स्ट्रोक के, बट ये सब में नहीं होते। डिपेंड करता है कि कितना बड़ा स्ट्रोक हुआ है, किस एरिया में स्ट्रोक हुआ है। तो हम ये नहीं कह सकते हर किसी में ऐसा होता है, कुछ परसेंटेज में डेफिनेटली होता है डिपेंडिंग ऑन किस एरिया में स्ट्रोक हुआ है। तो क्या ट्रीटमेंट के बाद फिर से ब्रेन स्ट्रोक वापस हो सकता है? यस, ये हम सबको बताते हैं कि कभी भी स्ट्रोक हुआ है आपको, जो हम दवाई देते हैं उसको इसलिए रेगुलर फॉलोअप में रखना जरूरी है क्योंकि अगर किसी को स्ट्रोक हुआ तो आगे जाके रिपीट स्ट्रोक होने के चांसेस 5% में रहते हैं और कितने सालों में फिर वो वापस आ लाइफ सकता है? टाइम में। लाइफ टाइम में कभी तो भी? इसीलिए आपको अपनी दवाइयों पे स्ट्रिक्टली रहना है, डॉक्टर्स को फॉलो करना है, न्यूरोलॉजिस्ट को फॉलो करना है, जो आपके रिस्क फैक्टर्स जितना मैंने बताया उस पर कंट्रोल रखना है। एक स्लीप रिस्क फैक्टर ऐसा है, वो बड़ा हिडन है, लोगों को पता ही नहीं होता कि स्लीप की वजह से भी स्ट्रोक्स होते हैं। तो मैं आज सबको यही बताना चाहता हूँ कि स्लीप पे जरूर ध्यान रखें, स्लीप क्वालिटी पे जरूर ध्यान रखें, बिकॉज ये ऐसे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको आप अगर मॉडिफाई कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, तो एक बड़ी बीमारी से, स्ट्रोक जैसी बीमारी से बचा जा सकता है। ओके, तो डॉक्टर हम ना कुछ एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। जैसे आप बताइए कि 5 कोई ऐसे ब्रेन एक्सरसाइज जो हम करें ताकि हमारा ब्रेन स्ट्रांग रहे और आगे चलकर स्ट्रोक के चांसेस देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि आप फिट रहो, फिजिकली एक्टिव Fit रहो, रहो, physically. अपनी एक रूटीन बनाओ, फिक्स रखो वो रूटीन, सुबह उठना, एक्सरसाइज करना, ठीक है, अपने काम पे जाना, शाम को टाइम से आना, स्लीपिंग ठीक रखना, एंगेजमेंट रखना, लोगों से कनेक्ट रखना। आज के डेट में डेट इज मिसिंग, लोग आपस में कनेक्ट नहीं रखते हैं, लोग डिजिटल वर्ल्ड में हैं, व्हाट्सएप पे हैं, लेकिन जो फिजिकल कनेक्टिविटी है लोगों वो मिसिंग है। अपनी फूड हाइजीन ध्यान रखना, कुछ ऐसे फूड सप्लीमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे फूड होते हैं जैसे जैसे हम वेजिटेबल्स बात करें, फ्रूट्स की बात करें, तो है कोई ऐसे सुपर फूड जो ब्रेन के लिए होते हैं? देखिए सब में से अगर मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट है जिसे हम कलर्ड फ्रूट्स बोलते हैं, जो तरह तरह के कलर्ड फ्रूट्स होते हैं वो हमेशा लेना चाहिए। बेरीज हैं, स्ट्रॉबेरीज हैं, ब्लैकबेरीज हैं, नट्स हैं, आलमंड्स। लोग अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो उनको जरूर लेना चाहिए। फिशेस होती हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं उनमें, वो कंज्यूम करना चाहिए। वॉलनट भी यस, वॉलनट्स होते हैं। सो ये ऐसी चीजें होती हैं, फूड आइटम्स होते हैं जो लेने से हमारे ब्रेन को फंक्शनिंग बेटर होती है, बिकॉज इनमें कई मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। तो हमारी एजिंग में भी इफेक्ट करता है, हमारे ब्रेन हेल्थ को भी इफेक्ट करता है, ओवरऑल हमारे ब्रेन परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है। और कोई ब्रेन एक्सरसाइजेस? ब्रेन एक्सरसाइजेस में सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेटली एक हमेशा कोशिश रहनी चाहिए कि जो आपकी हॉबीज हैं उससे आप कनेक्टेड रहो, ताकि आप हैप्पी रहो, और आपकी लर्निंग कभी भी कर्व नहीं बंद होना चाहिए। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि लोगों को लगता है कि अब मेरी एज हो गई है, मैं नई चीजें याद नहीं कर सकता, बट आज की मैं आपको बताऊं, हमारी ब्रेन की सुपर पावर ब्रेन है हमारा, वो हमारा ब्रेन पावर की प्लास्टिसिटी होती है। प्लास्टिसिटी मतलब हम किसी भी एज में कुछ भी लर्न कर सकते हैं और हम याद कर सकते हैं उसको। तो हम अगर कभी भी, अगर हम ये नहीं देखते कि हमारी 60s हो गई तो हम चीजों को याद नहीं रख सकते, हम कोई नई चीज नहीं कर सकते, बिकॉज कोई भी हम नई चीज करना चाहें तो हम कर सकते हैं क्योंकि हमारी वो ब्रेन अलाउ करती है। सो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो इस तरह से रीजनरेट करते हैं। तो एज इज नॉट द फैक्टर। आज हम देखते हैं हमारे अपने पेशेंट्स हैं 80s में जो नई नई हॉबीज लर्न करते हैं, नई नई एक्टिविटीज में एंगेज करते हैं। सो ये जो एंगेजमेंट प्रोग्राम है, हॉबीज है, लर्निंग है, ये कभी भी आपके एज बीच में नहीं आनी चाहिए, कभी वो डायन नहीं होनी चाहिए, हमेशा उसको कंटिन्यू रखो। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर, जो भी वीडियो हमारी ऑडियंस इस वक्त देख रही है, अगर वो चाहती है आगे चलकर उन्हें कभी ब्रेन स्ट्रोक ना हो, 5 ऐसी चीजें जो भी से बंद कर देनी चाहिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकली एक्टिव रहें, सबसे इंपॉर्टेंट मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स पे जरूर ध्यान दें, चाहे वो आपका ब्लड शुगर्स हो, ब्लड प्रेशर्स हो, स्लीप हो, ओबेसिटी हो, ये बहुत चेक करें। फूड हैबिट्स बहुत अच्छी जरूरी है कि अच्छे फूड हैबिट्स को लें। स्ट्रेस लेवल कंट्रोल रखें, स्ट्रेस लेवल कंट्रोल करने के लिए अपनी जो रूटीन है उसको फॉलो करें। जैसे मैंने बताया, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, ये जरूर करना चाहिए, कुछ देर के लिए लेकिन जरूर करना चाहिए। एंड लास्ट, स्लीप क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लीप जरूर ध्यान दें। नाइट स्लीप जो हमारी रूटीन है उसको जरूर फॉलो करें, क्योंकि हमने जैसे बताया
रात के स्लीप को आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते डे टाइम स्लीप से। एग्जैक्टली तो आई होप डॉक्टर इस सेशन के जरिए हमने ब्रेन स्ट्रोक के बारे में हर एस्पेक्ट पे बात कर ली है, कॉजेज, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, जो गोल्डन पीरियड हमने डिस्कस किया वो, तो आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आई गेस ऑडियंस ने भी इस सेशन को पूरी तरह से सुना होगा, उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन है कि आखिर ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है, ब्रेन में से क्या गड़बड़ी हो जाती है जो ब्रेन स्ट्रोक तक पहुंच जाती है। इससे बचने के लिए डॉक्टर ने आपको फैक्टर्स बताए हैं, ये भी बताया कि अगर आपके सामने किसी को ब्रेन स्ट्रोक आ रहा है तो आपको उस टाइम पर क्या करना चाहिए, 4.5 घंटे का जो गोल्डन पीरियड होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, और अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे चलकर ब्रेन स्ट्रोक ना हो, अभी से ही आपको अपनी लाइफ में क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, इन सभी के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया। इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम डॉक्टर के जरिए उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। ऐसे और भी वीडियोस के लिए देखते रहें NBT लाइव। थैंक यू सो मच।